दो ध्रुवीयता का अंत आज का हमारा टॉपिक्स है। सबसे पहला इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया और इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटना हमारे सामने विश्व के परिमंडल में आया। इसकी परिणति या जो परिणाम है दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्यवाही के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्ययन में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते हमारे कैसे हैं। अब हम देखेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत राज्य रूस में हुई। सोवियत गणराज्य के रूप में रूस में हुई 1917 समाजवादी क्रांति के बाद जो गणराज्य है वो अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के जो निर्माता थे उन्होंने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो अधूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत नेता ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के रूप में हमारा जो है महाशक्ति उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विस्तृत थी, विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत प्रगतिशील और उन्नतिशील थी। उसके पास विशाल ऊर्जा का संसाधन, खनिज तेल, लोहा और इस्पात मशीनरी उत्पादन शामिल था। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके में भी आवागमन सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण
आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत प्रगतिशील उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां स्वयं के लिए वो स्वयं करता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें, उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीजें कम दर पर उपलब्ध कराती थी। बेरोजगारी वहां पे नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से या प्रचार के जो माध्यम से उनके द्वारा वो व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में उसमें संशोधन करने, सुधार करने की जरूरत थी। सोवियत संघ ने एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेही नहीं था। जनता ने अपने संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। साथ ही साथ हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ की जो टेक्नोलॉजी थी और जो बुनियादी ढांचे थे, उनके मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी मजबूत हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के जो अंतिम वर्ष थे उनमें यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी भी गई। इसके बाद हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, जो वर्षवार या माहवार जैसे भी घटना घटित हुआ उसका वर्णन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। मार्च 1985 मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखिया या प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की जो श्रृंखला है वो शुरू की। 1988
लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। एस्टोनिया और लताविया में भी यह आंदोलन फैला। अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की जो दीवार थी वो गिर गई। फरवरी 1990 गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार जो था इस चुनाव के बाद समाप्त हो गया। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। जून 1991 बोरिस एल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। सितंबर 1991 का हम देखेंगे एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। दिसंबर 1991 रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तिजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की राष्ट्रकुल भी या इन सब भी राष्ट्रकुल में ये सब सम्मिलित हो गए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया उन्होंने और सोवियत संघ का यहाँ पे अंत हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन की परिणतियां हम देखेंगे। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे हैं। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। उन सभी प्रभावों को हम यहाँ पे अध्ययन करना विस्तारित समझेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ गई या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। इस समय शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझा दिया था। हथियारों की तेज होड़ शुरू हो गई थी। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था। विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और एक नई शांति संभावना जो है वो जन्म लिया। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी। या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर सामने आएंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला या वर्चस्व नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई थीं। इन देशों को पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। इसके बाद हम देखेंगे साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसी थी। शॉक थेरेपी के परिणाम देखेंगे हम। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक ले गई जिसका उसने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा जो राज्य है नियंत्रित और औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे पर यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थीं, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मेटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई। इसके बाद हम आगे देखेंगे संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान, वहां पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के 2 तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बराबरी की उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। आगे हम इसी अध्ययन में देखेंगे मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार रहा है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ,
लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बना। यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया से नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे भारत और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। आर्थिक रूप से हम देखें तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां उनकी ऐसी वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना दूसरे देशों से मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। राजनीतिक रूप से हम देखें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत, सैन्य सहायता के अंतर्गत भारत का सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। संस्कृति के अंतर्गत हम देखेंगे तो हिंदी फिल्म, भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने इसमें भाग लिया और जो भारतीय लेखक थे उन्होंने भी सोवियत संघ की यात्रा की और इसका लाभ उठाया। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व साम्यवादी देश और भारत। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा अच्छे और गहरे थे। आज भी अच्छे संबंध हैं। भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। हमारी विदेश नीति की विशेषता है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, पहचान है उनकी। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुनते हैं और भारत यहाँ के
जनमानस का एक अंग है।